नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं आपका गाइड ओजांग और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज बात करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। भारत ने चंद्रयान 3 के माध्यम से जो चंद्रमा की धरती पर तिरंगा लहराया है वो हम सभी भारतीयों के लिए गर्व के क्षण हैं। बहुत ही प्राउड मूवमेंट है। पूरी दुनिया में साउथ पोल पर पहुंचने वाले जो चंद्रमा का वो इकलौते देश बन चुके हैं। भारत की ज्ञान विज्ञान की ताकत से आज पूरा विश्व आह्लादित है। भारत के तमाम शत्रु हैं जो अंदर से अपनी जलन नोक नहीं पा रहे हैं। इनो भी उनके लिए काम नहीं कर रहा है। डाइजीन भी उनका जो है वो बेहिसाब बर्बाद हो गया है। तो ये जो एक ताकत है भारत के ज्ञान विज्ञान की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण। और जो सबसे खास बात निकल कर अब ये कि भारत के युवा ने सर आंखों पर इस मूवमेंट को लिया। भारत के युवा ने दिखा दिया कि वो सिर्फ आईपीएल नहीं देख रहा है, वो तमाम तरह की चीजें नहीं देख रहा है, वो भारत के ज्ञान विज्ञान की यात्रा में भी एक जबरदस्त भागीदार बन रहा है। और आप सभी को इसका श्रेय जाता है क्योंकि भारत की जो युवा शक्ति है वही दुनिया को दिखा सकती है कि सुनो गौर से दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है और ये वक्त हमारा है। अब भारतीयों का डंका पूरी दुनिया में बोलता रहेगा और इसमें कोई अब किसी को डाउट नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि जो आने वाला वक्त है वो विकसित भारत की ये शुरुआत हो चुकी है। भारत के ज्ञान विज्ञान की शुरुआत हो सकी और इसलिए हुआ है क्योंकि आप और हम मिलकर इसके साथ खड़े रहे, पूरी शक्ति के साथ खड़े रहे, पूरी शिद्दत के साथ खड़े रहे और हमने इस चीज के जो ऐतिहासिक क्षण है उसके हम भागीदार हुए। तो नमन है देश के समस्त वैज्ञानिक समुदाय का, उन सभी देशवासियों का जो इस सपने के साथ जुड़े और उन्होंने भारत को आगे पहुंचाया। तो दोस्तों ये जिम्मेदारी हो चुकी है कि एक तरफ हमने चांद को छू लिया है तो अब एक और चीज हमें पानी है और वो ये पाना है कि हमने भी एक सपना देखा है लबासना पहुंचने का। तो हमारा भी जो रोवर है वो सही जगह उतरना चाहिए, हमारा भी यान सही जगह उतरना चाहिए। और हमने क्या सीखा चंद्रयान से कि चाहे असफलता एक बार आ जाए, दो बार आ जाए, पूरी दुनिया हम पर हंस रही हो, लेकिन अगर इरादों में ताकत है, अगर आपकी मंजिल बिल्कुल स्पष्ट आपके आंखों के सामने है और आप जिंदगी में कुछ करने की हिम्मत रखते हैं तो निश्चित रूप से आप अनंत असफलताओं के बाद भी सफल होंगे ही होंगे। आप चाहे कितनी मुश्किलों का सामना कर ले, भारत के पास संसाधन कम थे, भारत मुश्किलों का सामना कर रहा था, पूरी दुनिया हंस रही थी। सुपर पावर रशिया जो है उसका लूना 25 गिर गया, उसके बावजूद भी भारत न सिर्फ पहुंचा, शिद्दत के साथ पहुंचा, एक्यूरेसी के साथ पहुंचा है, जीरो एरर के साथ पहुंचा है और भारत ने इतिहास रच दिया। क्योंकि वीर ही इतिहास रखते हैं, जो रात दिन परिश्रम करते हैं वही इतिहास रचते हैं। तो क्यों ना अब आगे बढ़ें और एक संकल्प के साथ एक नई श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं और वो आईएएस कैसे बने और हमारा भी यान बिल्कुल सही तरीके से लबासना में लैंड कर जाए। कितने हमारे युवा हैं जो इस शिद्दत इस सपने के साथ आज मुझे सुनने जा रहे हैं और एक हम आईएएस की तैयारी की सही शुरुआत कैसे करें इसके बारे में हम मिलकर बात करेंगे। और आपको 3 ऐसे चरण बताऊंगा, 3 ऐसी महत्वपूर्ण चीजें बताऊंगा जिसको अगर आपने कर लिया तो आपकी शुरुआत सही होगी। आपको याद है कि जब चंद्रयान छोड़ा गया था जुलाई में, तो 40 दिनों की यात्रा में हर चरण हमने यही कहा था कि शुरुआत अच्छी हो गई है, अब अंत अच्छा होने का यानी परिणाम अच्छा मिलने के चांसेस बढ़ गए हैं। तो दोस्तों शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब हमने कक्षा को चेंज किया, ऑर्बिट को चेंज किया, हमने बिल्कुल सही समय सही एक्यूरेसी पे चेंज किया। तो इसका मतलब है कि अगर हम किसी बड़े मकसद की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें भी लबासना पहुंचना है, हमारा भी यान लबासना लैंड होना है, तो ये जरूरी है कि हम उस सफर की शुरुआत बिल्कुल सही तरीके से करें। तो कितने ऐसे लोग हैं जिनके सपनों में लबासना है, मुझे यहां पर वो लिख कर भेजे, यस सर हमारे सपनों में हमारे जुनून में सिर्फ और सिर्फ लबासना है। तो क्यों ना आगे बढ़ चले। तो चलिए शुरुआत करते। सब लोग मुझे कमेंट करके बताइए, तभी यात्रा शुरू होगी। क्योंकि ये जो जोश है, जो ईंधन है, जो हमारा द्रव्य है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कितने लोगों के सपने में लबासना है, जिनका सोना जागना, जिनका सपना, जिनका जुनून लबासना है, वो मुझे कमेंट करके बताएं कि हाँ सर हम यही ओढ़ते हैं, हम यही बिछाते हैं। कल देश के वैज्ञानिकों ने कहा कि पिछले 4 सालों से हमने यही सपना जिया, यही खाया, यही पिया, यही ओढ़ा, हम लगातार रहे। तो जितने भी मेरे जोशीले ओजांकियन हैं जिनके सपनों में सिर्फ लबासना आता है, जिनका सोना जागना ओढ़ना बिछाना सब कुछ केवल यही ड्रीम है,
वो सभी खुलकर आज कमेंट करें और बताएं कि रास्ते में मुश्किलें कितनी भी आ जाएंगी, असफलताएं कितनी भी होंगी, न झुकेंगे न टूटेंगे, न झुकेंगे न टूटेंगे और वहां तक पहुंच कर रहेंगे। ये प्रण आज आपको करना है। जितनी लोगों की शिद्दत है वो कमेंट करें। अगर कमेंट करने में कंजूसी है, इसका मतलब है सपने अधूरे हैं, रास्ता भटकने के चांस हैं, कहीं आपका यान क्रैश ना हो जाए। याद रखिएगा, क्योंकि सपने और स्पेसक्राफ्ट दोनों सही ऑर्बिट का इंतजार करते हैं। सपने और स्पेसक्राफ्ट दोनों सही ऑर्बिट का इंतजार करते हैं। सही कैलकुलेशन होगी, सही समय पे लॉन्चिंग होगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कितने लोग समझना चाहते हैं कि आईएएस की तैयारी की सही शुरुआत कैसे करें दोस्तों? और जितने भी लोग चाहते हैं वो कमेंट करें ताकि हम इस सफर को शुरू कर सकें और मेरे साथ आप इस चीज को लिख पढ़ सकें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, और कल गुरुकुल की कक्षाएं शुरू हो रही हैं और आप सभी का निशुल्क ओरिएंटेशन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है, जहां कक्षाओं की शुरुआत मैं और मेंटर्स करने जा रहे हैं और पूरी शिद्दत के साथ करने जा रहे हैं, ताकि हम आपको बता सकें कि कैसे ये ओरिएंटेशन क्लास में क्या क्या करना होगा ताकि हम सही तरीके से अपनी शुरुआत कर सकें। और आप भी आइए, स्वागत है आप सभी का गुरुकुल के इस कैंपस में। देखिए, समझिए गुरुकुल की परंपराओं को। हमारे नोएडा कैंपस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप निशुल्क कक्षाओं में शाम को 3:30 बजे पहुंच सकते हैं, गुरुकुल की परंपराओं का हिस्सा बन सकते हैं, वो उस खूबसूरत क्लास जो गुरुकुल की क्लास उसका हिस्सा बन सकते हैं। तो आइए, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं दोस्तों। आईएएस की तैयारी की शुरुआत की अगर हम बात करें तो आज हमारे बीच में अगर एक लीजेंड है टीना डाबी मैडम, जिन्होंने यूपीएससी को फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉप रैंक हासिल किया, इतिहास बनाया, और न सिर्फ इतिहास बनाया, आज वो एक जानी मानी ऑफिसर के रूप में बहुत चर्चित हैं। उनके कामों को पूरा देश देखता है, कई लोगों की प्रेरणा स्रोत है। इरा सिंघल मैम, जो अपने शारीरिक जो अक्षमताएं रही हैं, जिसमें कमियां रही, उससे बाहर निकलकर उन्होंने यूपीएससी टॉप करके इतिहास रचा है। आइए उन्हीं के शब्दों में हम बातों को समझते हैं कि अगर आपको यूपीएससी की शुरुआत करनी है, अगर आईएएस का ड्रीम देखना है, तो कहां से शुरू करें? दिमाग में बहुत सी चीजें होती हैं। कोई कहता है चलो सीधे एनसीईआरटी शुरू करो, कोई कहता है चलो फलाना करो, कोई कहता है चलो ठिकाना करो, कोई कहता है ये वाली स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लो। लेकिन दोस्तों, अगर मैं इन दोनों टॉपर्स की बात करूं, चाहे इरा सिंघल हो गई, चाहे वो टीना डाबी हो गई, जिन्होंने इतिहास रचा, एक ने अपनी जो शरीर की कमियां थी उसको निकालते हुए, हटाते हुए अपना इतिहास रच के आईएएस टॉप किया, और एक ने सबसे कम उम्र में पहले ही प्रयास में आईएएस टॉप किया और देश के हजारों लाखों युवक युवतियों के लिए वो प्रेरणा स्रोत हुए। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम यहां बात करते हैं कि शुरुआत कैसे करें। जब भारत को भी चंद्रयान 3 छोड़ना था, तो यह हुआ तय कि किस रॉकेट के माध्यम से यह पेलोड भेजा जाए। तो भारत ने अपने पास, जो भारत के पास बहुत से विकल्प थे, लेकिन सभी विकल्पों को देखते हुए पेलोड यानी कि जो यान है वो कौन सा भेजा जाए, इसका चुनाव करना बहुत ही महत्वपूर्ण था, ताकि सही थ्रस्ट पैदा हो सके और हमारा जो स्पेस क्राफ्ट है उसके साथ जो पेलोड है वो सही समय पे जो है उससे अलग होकर अपनी कक्षा की तरफ बढ़ सके, चांद की तरफ बढ़ सके। दोस्तों, अगर चंद्रयान 3 इस बात के बारे में बात करता है, हम बात कर रहे हैं रोवर की, हम बात कर रहे हैं लैंडर की, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था उस यान का चुनाव, जिस यान पर इस पेलोड को भेजा गया था, जिस शक्ति के माध्यम से उसको भेजा गया था, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम शुरुआत की बात करते हैं, अंत में तो आपने सॉफ्ट लैंडिंग कर ली, आपने सब कुछ कर लिया, ये बहुत बड़ा बात है, लेकिन अगर शुरुआती चरण में हमने सही यान का प्रयोग नहीं किया होता, हमने सही पावर का इस्तेमाल नहीं किया होता, तो हम कभी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण कक्षा से बाहर नहीं निकल पाते, ग्रेविटेशन से बाहर नहीं निकल पाते। अगर बात पसंद आई है तो आप मुझे लाइक जरूर भेजिएगा, क्योंकि ये जो ग्रेविटी होती है वो हमें खींचती है। तो ये जो ग्रेविटी है लाइफ की, वो बहुत ही खतरनाक है, याद रखिएगा। जैसे कोई भी चीज ऊपर जब जाती है तो पृथ्वी उसको खींच के अपने पास गिरा देती है, कई यान गिर जाते हैं। उसी तरह हमारी आदतें, हमारा बिहेवियर, हमारे अंदर की जो बुरी आदतें होती हैं, वो हमारे लिए वो ग्रेविटी का काम करती हैं। आप टाइम टेबल बनाते हैं, फॉलो नहीं कर पाते, सुबह सुबह उठने की कसमें खाते हैं, फॉलो नहीं कर पाते, एक्सरसाइज पे जाने की बात करते हैं, नहीं कर पाते हैं, देर तक आंसर राइटिंग करने की बात करते हैं, नहीं कर पाते हैं, कसमें खाते हैं, कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि अंदर जो गुरुत्व है वो हमारे यान को प्रक्षेपित नहीं होने देता। हम कभी अपनी उस ग्रेविटेशनल कक्षा से बाहर निकलकर
अपने सपनों की मंजिल नहीं कर पाते। हम गांव में हैं, हम देहात में हैं, हम छोटे से शहर में हैं, हम सपनों की मंजिल यहां बैठ के देखते हैं, और जब देखते हैं कि मुझे आईएएस बनना है, कोई बात नहीं, मेरे पिता के साथ कुछ हुआ, मेरी माता के साथ कुछ हुआ, मेरे परिवार की परंपरा प्रतिष्ठा को मुझे आगे बढ़ाना है, मुझे आईएएस बनना है, हम यहां पर बैठे वो सपने देख लेते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों के सपने, ज्यादातर 98.4 की बात कर रहा हूं, 98.6 की बात कर रहा हूं, इतने परसेंट लोगों के सपने कभी भी अपनी एक कक्षा से ऊपर जा ही नहीं पाते, वो उड़ने के साथ ही क्रैश हो जाते हैं। कई बच्चे हमारे पास आते हैं, सर आईएएस की तैयारी करें, मैं पूछता हूं क्यों करें, सपना है सर, और 1 महीने के अंदर सर नहीं हो पाएगा, हम वापस जा रहे हैं, सर ऐसा हो जाएगा, सर लग रहा है नहीं कर पाएंगे, सर बहुत कठिन है। अगर मैं सही कह रहा हूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, हां सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ज्यादातर लोगों के सपने पृथ्वी की कक्षा यानी अपने गुरुत्वाकर्षण से बाहर नहीं निकल पाते, और हमारा गुरुत्वाकर्षण हमारी आदतें, हमारा बिहेवियर, हमारी परिस्थितियां हैं। कभी कोई कहता है पैसे नहीं है, कभी कोई कहता है पापा मम्मी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कभी कोई कहता है कि सर हम इतनी देर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, कोई कहता है मन भटक रहा है, सर कौन सा चुनाव करें, हमें नहीं पता। हम ढेर सारी बातें करते हैं, और हमारी जिंदगी का यही गुरुत्वाकर्षण है। और कुछ ही विरले होते हैं जो इस गुरुत्वाकर्षण से निकल पाते हैं, उन्हें पता होता है कि मेरा यान लबासना जाना है, लबासना जाना है। तो आखिर मैं यहां बात करने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना, आखिर हमारे में से ज्यादातर स्टूडेंट 98.4% के आसपास, बहुत बड़ी संख्या है बच्चे, कभी भी अपने सपनों के जो हमारे परिस्थितियां माहौल है उसके गुरुत्वाकर्षण से क्यों नहीं निकल पाते, क्यों नहीं निकल पाते? चंद्रयान तुम्हें समझाएगा। क्योंकि शुरुआत में आपने जो प्रक्षेपण यान, जो प्रोपेलेंट, जो जहाज इस्तेमाल किया, वो उतने थ्रस्ट का नहीं था, वो सही नहीं था कि जो आपको पृथ्वी की कक्षा से, पृथ्वी के ऑर्बिट से निकालकर सही ऑर्बिट में, लबासना के ऑर्बिट पे प्रक्षेपित कर दे। अगर बात पसंद आई है तो ठोको ताली, इसी बात पे कम से कम एक लाइक तो बनता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारी जिंदगी में। तो अगर मैं बात करूं, चाहे अभी किसी ने पूछा ग्रेजुएशन के साथ तैयारी कैसे करें, तैयारी की शुरुआत कैसे करें, तो आज मैं वही बात करने जा रहा हूं कि जब भी आप ये शब्द कहते हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन के साथ करें, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप कॉलेज के साथ हैं, कॉलेज के बाद हैं, कुछ भी अगर मैं बात करता हूं कि शुरुआत कैसे करें, तो जब शुरुआत किया जाता है तो शुरुआत के साथ ही अंतिम बिंदु की भी गणना की जाती है। ऐसा नहीं था कि इसरो ने रॉकेट को छोड़ दिया और हवा में जाने दिया, देखो कहीं भी तो जाके गिरेगा, कोई बात नहीं है। एक एक पथ की गणना हुई थी, यानी शुरुआत के साथ ही अंतिम लक्ष्य की गणना हो जाती है। बात समझ में आई हो तो ठोको ताली इसी बात पे। तो शुरुआत जब हम बात करते हैं तो बड़े ध्यान से समझना, हमें जैसे हमारा रॉकेट कौन सा था, यानी प्रोपेलेंट क्या था, उसकी पावर कहां थी, और वो पथ क्या था। कई ने कोई और मार्ग सुना, भारत ने एक ऐसा मार्ग चुना जिसमें 40 दिन का समय लगा, लेकिन 40 दिन का समय महत्वपूर्ण नहीं था, एक्यूरेसी महत्वपूर्ण थी। हमसे पहले रशिया 1 दिन पहले पहुंचना चाहता था, उसने जल्दबाजी में लूना 25 भेजा, और क्या हुआ, उसका यान क्रैश हो गया। जो हमसे बड़ी पावर थी उसका यान क्रैश हो गया। यानी जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत से बच्चे आते हैं मुझसे कहते हैं कि सर जल्दी से किताब बता दीजिए जिससे मैं आईएएस बन जाऊं, और रशिया का जो लूना 25 था उसी जल्दबाजी का शिकार हुआ कि भारत से पहले पहुंचकर इतिहास रचेंगे, और क्या हुआ अंदाजा, क्रैश हो गया उसका जहाज, क्रैश हो गया। और भारत ने कहा कोई जल्दबाजी नहीं है, हमने हर चीज की गणना कर ली है, हमने कैलकुलेशन की है, हम ऑर्बिट में स्टेप बाय स्टेप अंतर करेंगे, क्योंकि हम इतिहास रचने जा रहे हैं, हम मैगी बनाने नहीं जा रहे हैं। मैगी 2 मिनट में बनती होगी मेरे भाई, लेकिन याद रखना इतिहास एक ही बार रचा जाता है। आज भारत ने इतिहास रच दिया कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। चांद पर तो इससे पहले 3 लोग पहुंचे, लेकिन साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश है। उसने इंतजार किया, इंतजार करने के साथ अपनी गणना सही रखी, गणना सही रखने के साथ साथ उसने हर स्टेप को बहुत ध्यान से फॉलो किया, और भारत ने आज इतिहास रच दिया। आप भी याद रखना कि आप कोई क्लर्क के जो है फॉर्म नहीं भर रहे हो, रेलवे का फॉर्म नहीं भर रहे हो कि सर जल्दी से 8 महीने में आईएएस बना दीजिए, नहीं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। और याद रखना जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हो
जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो आपको यह ध्यान रखना पड़ता है कि ये लॉन्ग टर्म डिस्टेंस है, ये बहुत दूर जाना है, इसमें गणना यानी कैलकुलेशन का होना बहुत जरूरी है, एक्यूरेसी का होना बहुत जरूरी है, और सबसे महत्वपूर्ण है शुरुआत का होना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब इस बात को समझते हैं कि हमारी शुरुआत कैसे होगी। हम भी चंद्रयान 3 की तरह किस तरह से सफलतापूर्वक लबासना में लैंड करेंगे। पहुंचना है ना, पहुंचना है 2024 में, 2025 में या 2026 में। अपना साल लिखकर मुझे भेजोगे। यस सर, बिल्कुल एक्यूरेटली पहुंचेंगे। समय लेंगे खुद को बनाने में, लेकिन जब धमक के साथ निकलेंगे तो सबसे पहले प्रयास में पहुंचेंगे। मुझे बताइए किस साल आपको लबासना में लैंड करना है। सेफ लैंडिंग करनी है, बढ़िया सॉफ्ट लैंडिंग करनी है, आराम से पहुंचना है, कोई धूम धड़ाका नहीं, आराम से पहुंच के दुनिया को दिखाना है। यस, तुम्हारे नाम के सफिक्स के साथ आज वादा करके इस क्लास से जाओगे कि तुम्हारे नाम के साथ तुमने अपनी जाति बहुत दिन लगाई, अब उसके आगे एक और सफिक्स जोड़ोगे। वो जाति तुम्हें तुम्हारे माता पिता से मिली, वो पहचान तुम्हें तुम्हारे माता पिता से मिली, लेकिन एक पहचान अब तुम आज से बनाने की संकल्प लोगे कि एक और सफिक्स जुड़ेगा, लास्ट में एक और हिस्सा जुड़ेगा, और वो लिखा जाएगा भारतीय प्रशासनिक सेवा या भारतीय पुलिस सेवा मेरे साथ जुड़ेगा। आज वादा करके यहां से जाओ, वादा करके आज यहां से जाओ कि अब एक नाम मैं खुद जोड़ूंगा। मुझे मेरे माता पिता से जो नाम मिला, अब उसमें एक नाम और जोड़ूंगा। ये वादा संकल्प के साथ जाओगे तभी शुरुआत अच्छी कर पाओगे। और अब आगे बढ़ते हैं और शुरुआत के 3 चरण के बारे में बात करते हैं। आपने देखा होगा कि कई चरणों में चंद्रयान को छोड़ा गया था, कई चरण उसने पूरे किए। आगे जाने के भी चरण थे और उतरने के भी 4 चरण थे, जो लास्ट 15 मिनट थे सबसे खतरनाक थे। तो दोस्तों, अब हम शुरुआत के 4 चरणों के बारे में बात करते हैं। और शुरुआत जब भी हम यूपीएससी की करते हैं मेरे भाई, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जब यूपीएससी की शुरुआत की बात आती है तो जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है खुद जब ये कहता है कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, तो सबसे पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए किसकी तैयारी कर रहा हूं। यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। हमारे यान का नाम क्या था? चंद्रयान। क्या वो सूरज पे उतरा था, या वो शुक्र ग्रह पे उतर गया था, या वो शनि चला गया था? कि कहीं पर भी उतर जाए कोई बात नहीं, जहां उतरेगा वहीं नाम रख देंगे? नहीं, पहले समय से ही उसकी दूरी की गणना कर ली गई थी। इसका मतलब होता है जिस संस्था के बारे में आप बात करने जा रहे हो, राइट, जिस संस्था के बारे में बात करने जा रहे हो, जो यूपीएससी है, वो तुमसे क्या चाहता है। तुम्हारा जहाज कहां उतरेगा, तुम्हारा रोवर कहां उतरेगा, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। अब सवाल यह है कि यूपीएससी तुमसे क्या चाहता है, यह तुम्हें कैसे पता चलेगा? ना तो तुम उसके हेड से मिल सकते हो, ना चेयरमैन से मिल सकते हो, ना ये तुम्हारे कान में आके कुछ कहेगा। तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि यूपीएससी तुमसे चाहता क्या है? क्योंकि जब तक तुम ये नहीं जान पाओगे कि ये चाहता क्या है, तब तक तुम कभी इस एग्जाम में सफल नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि चंद्रयान 3 में एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि 2 जो था उसने सब कुछ पूरा कर लिया। लास्ट के 2 किलोमीटर में तीसरे चरण में जाके उतरने की चरण के दौरान चंद्रयान 2 जो है उसका संपर्क टूट गया था, वो सिग्नल नहीं भेज पाया। तो चंद्रयान 3 जब भेजा जा रहा था तो उसको यह बात पता थी कि अंतिम 15 मिनट में 4 चरण पूरे करने हैं, जो कि सबसे मुश्किल। और वो कैसे पता चला? वो पता चला चंद्रमा का वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर कैसा है। वहां पैराशूट से नहीं उतार सकते, धूल बहुत है, वहां पर जो सरफेस है वो प्लेन नहीं है, वहां गड्ढे हैं बड़े बड़े। तो ये सारी जब कैलकुलेशन की गई तब पता चला कि चंद्रमा पर लैंडिंग करना इतना मुश्किल क्यों है। समझ में आ रहा है? तो इतना मुश्किल क्यों है, ये अगर मैं बात करूं तो इस बात को बड़े ध्यान समझना, यूपीएससी आपसे चाहता क्या है। तो उस चाहने को, उसका जो वांट है, अगर ये मुझे पता चल जाए तो मेरी तैयारी की शुरुआत बिल्कुल अच्छी। हमारे वैज्ञानिकों ने गणना कर ली कि कैसे हम इसको उतारेंगे, और हमने वो फॉलो किया और हम सफल हो गए। तो अगर आपको भी ये पता चल जाए यूपीएससी क्या चाहता है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब ये चाहना यानी उसकी वांट मुझे पता कैसे चलेगी, वो उसने पहले बता दिया कि तैयारी की शुरुआत के
3 महत्वपूर्ण चरण होते हैं। जरा लिख ले तो बड़ा मजा आएगा। और वो जो चाहत है कि वो आपसे क्या चाहता है यूपीएससी, वो कहता है मैं आपको बताऊंगा सिलेबस के माध्यम से। कैसे? सिलेबस के माध्यम से। जो जो भी ईमानदारी से अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं वो सबसे पहले सिलेबस, सिलेबस के बाद PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो प्री का हो और चाहे वो मेंस का हो, और इसके पश्चात सही बुक्स और मेंटर्स का चुनाव, बुक्स एंड मेंटर्स का चुनाव। ये 3 चरण यूपीएससी की शुरुआत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब जब हम यहां पहुंचेंगे तो हम तय करेंगे कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड बुक्स इंपॉर्टेंट है, और हमें इस प्रक्रिया में क्या लाना पड़ेगा। तो जब तक आप ये 3 चरण नहीं, और ये तीनों सीक्वेंस में है, इसका नंबर 1 है, इसका नंबर 2 है और इसका नंबर 3 है। लेकिन मजेदार बात ये देखिए दोस्तों, आज भी मेरे सामने 1-2 स्टूडेंट आए जो कल आना चाहते, मिलने का मौका मिला जाज गुरुकुल कैंपस में। उन्होंने कहा कि कहीं हमने 1 साल, बहुत बड़ी एकेडमी थी, वहां हमने ऑनलाइन क्लासेस की। मैंने सिर्फ उनसे एक छोटा सा शब्द जीएस पेपर 1 से पूछ लिया कि महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट वर्ड सुना, उनका हाथ सुना। मैंने उनसे एक सिंपल पूछा कि इसको पावरमेंट क्यों नहीं कहते, इसको एम्पावरमेंट क्यों कहते हैं, व्हाई इट इज नोन एज एम्पावरमेंट, इसको सशक्तिकरण क्यों कहते हैं। क्योंकि जब तक इस शब्द को नहीं समझोगे तब तक कभी यूपीएससी समझ नहीं पाओगे वो क्या कर रहा है। और एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दे दिया कि ट्रिपल तलाक हटाने की बात शाहबानो केस में भी आई, नहीं हटा। शायरा बानो केस तक पहुंचते पहुंचते ऐसे क्या चीजें बदल गईं कि सुप्रीम कोर्ट भी इसमें अपनी दखल नहीं दे पाया। तो आपको लग रहा होगा उजांग सर क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन यह बात ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि जिस स्टूडेंट ने सिलेबस पर अपनी कमांड कर ली, सिलेबस पढ़ नहीं लिया, सिलेबस की भाषा समझ ली, सिलेबस में छुपे हुए इन गूढ़ रहस्यों को समझ लिया, उसके लिए यूपीएससी का जो लैंडिंग पाथ है वो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब वो समझ चुका है कि मुझे क्या चीज करनी होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। सिलेबस को पढ़ना नहीं है, सिलेबस को डिकोड करना है। याद रखिएगा, ये कोडिंग फॉर्म में, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये कोडिंग फॉर्म में है। तो जो सिलेबस होता है, यूपीएससी और आपके बीच में कम्युनिकेशन होता है, संवाद होता है। यूपीएससी आपसे क्या चाहता है, किस तरह के ऑफिसर चाहता है, किस तरह के यूथ चाहता है, उसने सिलेबस की गूढ़ कोडिंग करके डाल दी है। और हमारे जो मैंने देखा ज्यादातर कोचिंगें सिलेबस पर फोकस नहीं करती, सीधे यहां 3rd स्टेज से शुरू कर देते। चलिए एनसीईआरटी शुरू करिए, आज हम आपको ये पढ़ाएंगे। हम ये समझ ही नहीं पाते कि ये इतिहास बीए के बच्चे को पढ़ना था, ये इतिहास आर्ट साइड के बच्चे को पढ़ना था। एक ऑफिसर मैं बनने जा रहा हूं, मुझे हिस्ट्री क्यों पढ़नी है, हिस्ट्री में मुझे क्या पढ़ना, मुझे थीसिस लिखना है, मुझे जो है बुक्स लिखनी है। तो एक ऑफिसर कैसे इस्तेमाल करेगा इस ज्ञान को। मुझे भूगोल पढ़ाया जा रहा है, क्या मैं ज्योग्राफर बनूंगा, क्या मैं जाके गुफाओं की जो है खोज करूंगा, नहीं। आखिर यूपीएससी के इस सफर में मुझे ज्योग्राफी की क्या जरूरत पड़ गई है। तो अब ये जो प्रश्न हमारे सामने आते हैं दोस्तों, ये हमें हमारे सब्जेक्ट से जोड़ते हैं। और सिलेबस के नाम पर एक पीडीएफ दे दिया जाता है कि बेटा पढ़ लो। तो उसमें महिला सशक्तिकरण लिखा, तो उस बच्चे ने मेरे से कहा कि हां हमें ये बताया गया था, इंट्रोडक्शन दिया गया था, लेकिन हमें कभी नहीं कहा गया कि इसके बीच में क्या अंतर होता है। और ये अंतर अगर तुम समझ लोगे तो तुम्हारा दिमाग सोचना शुरू कर देगा कि एक्चुअली में इसके माध्यम से यूपीएससी क्या पूछना चाहता है, क्या पूछना चाहता है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं यही सबसे बड़ा स्टेप होता है। क्योंकि जब तक आप सिलेबस पे कमांड मतलब कुछ भी हो जाए मेरे हाथ से नहीं निकलेगा, तो जब आपके पास सिलेबस की कमांड हो जाती है, आपके हाथ में आ जाता है, वहीं से सही तैयारी शुरू होती है। एक होता है आईएएस की तैयारी करना, और मेरी बात लिख लेना, अब आज के बाद ये मत कहना कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं। वो बच्चों ने मुझे बताया कि 1 साल वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और उन्हें जीएस पेपर 1 के बेसिक्स के बारे में नहीं पता। आज से एक शब्द करना, एक अगर अपने अंतर पैदा कर पाओ तो कहना मैं सिलेबस की सही से तैयारी कर रहा हूं, आईएएस की सही से शुरुआत कर रहा हूं। तो ये जो सही वर्ड है, मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, सब लोग कर रहे हैं, वो जो फेल हो रहे हैं वो भी कर रहे हैं, मैं आईएएस की सही से तैयारी कर रहा हूं।
तो सही की तैयारी कहां से होती है? सिलेबस, क्योंकि सिलेबस आपको इंपावर करता है। जिस स्टूडेंट के पास सिलेबस की कमांड नहीं है वो कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकता, और जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकता उसका वैसे भी स्टैटोडायनेमिक खराब हो जाएगा, वो यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकता। क्योंकि जो न्यूज़पेपर होता है वो सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं होता, उसके बहुत बड़े डायमेंशन होते हैं। क्योंकि आप ये समझ ही नहीं पाओगे, सिलेबस आपको ये पावर देता है कि आप ये सोचते हो कि क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है। सिलेबस आपको यह भी बताता है क्या नहीं पढ़ना है, नहीं तो बुढ़ापा आ जाएगा। तो जो 5-5 साल लगाते हैं वो यही परेशान रहते हैं, उनको लास्ट में जाके मोक्ष प्राप्त होता है कि भैया ये भी जानना है कि क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि समय सीमित है। तो अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, बिना स्ट्रेस के तैयारी करनी है और आपको अच्छे तरीके से चीजों को समझना है, तो आपको सबसे पहले किस पर कमांड करनी होगी? सिलेबस पे। बहुत गूढ़ है, बड़ा गूढ़ है। दिखाऊं ट्रेलर? जरा देखो। यूपीएससी के सिलेबस की बात करें तो देखो कितना बड़ा गेम खेल गया हमारे साथ, कितना बड़ा गेम खेल गया है। और उसने सिलेबस के नाम पर हमें यह दिया है, देखो यूपीएससी के नोटिफिकेशन से निकाला है। कहता है जीएस पेपर 1 जनरल स्टडीज, 1000 मार्क्स के 4 पेपर हैं मेंस के। कहता है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, भारतीय धरोहर और संस्कृति, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। कितना छोटा सा, कितना प्यारा, 2 लाइन में 250 मार्क्स दे रहा है। इससे सरल एग्जाम कुछ नहीं हो सकता भाई। देखो दिया है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, छोटा सा है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, लास्ट में सोसाइटी यानी समाज, कितना छोटा सा। लेकिन बहुत से स्टूडेंट को कल्चर के बारे में, जब भारतीय संस्कृति की बात आती है तो कई बच्चों को लगता है ये पहनावा, खान पान, धर्म, रीति रिवाज, त्योहार, ये हमारा सिलेबस है, ये हमारा कल्चर है। अरे जरा आओ देखो भारतीय संस्कृति किस रूप में जो है आगे पनपी है। ये आर्थिक भी है, ये सामाजिक भी है, वैज्ञानिक भी है, ये सामाजिक रूप में भी आगे बढ़ती है। बहुत ही गहरा है। देखो कितना छोटा दिया है, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप। कितना छोटा छोटा, अभी सुबह उठेंगे शाम तक पढ़ के आईएएस बन जाएंगे, यही बच्चे पढ़ लेते हैं। और उनको लगता है कि भैया बस इतना ही तो पढ़ना है, आराम से पढ़ लेंगे, अभी कौन सी टेंशन पड़ी है। देखो कितना छोटा, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, कितना छोटा छोटा, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, 3 ही वर्ड इस्तेमाल किए, इसमें भी बड़ा कंजूस हो गया वो। अब ये लगता है क्या 1000 मार्क्स के लिए इतना पढ़ना है। लेकिन जब तुम इस शब्द के अंदर जाते हो तो एक भानुमति का पिटारा, पेंडोरा बॉक्स खुलता है। जब एक शब्द से दूसरा शब्द गुथा होता है, जुड़ा होता है, जब वो खुलना शुरू होता है, केवल एक समाज, जो ये सोसाइटी लिख के छोड़ दिया है, सोसाइटी की इतनी लेयर्स हैं, इतने फ्रिक्शंस हैं, इतना पैराडॉक्स है इसके अंदर कि तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा कि क्या हो रहा है। एक शब्द के अंदर दूसरा शब्द, दूसरे के अंदर तीसरा, चौथा, पांचवा, तब लगता है अरे बाप रे हम कहां जा रहे हैं। तो अगर हमें ये चुनौतियां पहले से पता चल जाएं तो ये हमारे लिए बहुत आसान होगा। और सिलेबस को समझना, डिकोड करना, कंटेम्प्रोरी टॉपिक्स से जोड़ना, कहां से क्वेश्चन आए हैं इसको एनालिसिस करना, ये बहुत चैलेंजिंग और बहुत लॉन्ग टर्म काम होता है, टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए। ये फोटो कॉपी नहीं है, पीडीएफ नहीं है कि अच्छा ये पढ़ ले यार इंडियन सोसाइटी, लाओ यार व्हाट इज इंडियन सोसाइटी। व्हेन इट टाइम्स टू एनालाइज द इंडियन सोसाइटी, हमें वहां दिक्कतें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो ये जो है वो बहुत ही गंभीर होता है। और बच्चे, ज्यादातर ईमानदारी से बताना, आप लोग इतने लोग तैयारी कर रहे हो, किसने कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस कर, एनालिसिस और नहीं किया तो स्वागत करता हूं कल सभी का। आइए गुरुकुल की कक्षाओं में, सभी के लिए ओपन है। शाम को 3:30 बजे नोएडा में आप जो दिए गए नंबर उस पर कॉल करके अपने सीट बुक करा सकते हैं। ऑनलाइन के भी बात कर सकते हैं। आइए मैं आपको कराता हूं सिलेबस एनालिसिस, और वहां जब एक एक शब्द के अंदर मैं घुसूंगा तो तुम्हारा दिमाग घूमेगा। हमने सोचा भी नहीं था कि इतने डायमेंशन जाते हैं। और यकीन मानिए सिलेबस एनालिसिस के बाद आपका इंपॉर्टमेंट इतना ज्यादा हो जाएगा, क्वेश्चन का पैटर्न आपको समझ में आने लगेगा, न्यूज़पेपर पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, चीजों पे अपना कमांड करना बहुत आसान हो जाएगा। और आप समझ पाएंगे कि यूपीएससी क्यों किसी गोल्ड मेडलिस्ट को छोड़कर 2nd डिवीजन प्राप्त स्टूडेंट को भी चुन लेती है, क्योंकि वो इसका पैटर्न समझ चुका है, वो इसका एनालिसिस कर चुका है। तो अगर दम है आपके अंदर, अगर आप सही से यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी नहीं कि साल 1.5 साल बिता दिया और कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है,
अगर आप यूपीएससी की सही से तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको नोएडा कैंपस, गुरुकुल कैंपस में इनवाइट करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ओरिएंटेशन क्लास में। कल 3:30 बजे गुरुकुल कैंपस में निशुल्क है। आप आइए, एक हफ्ते यहां के माहौल को समझिए, यहां के डायरी मेथड को, मॉर्निंग रिचुअल को, अनुशासन को समझने की कोशिश करिए। स्वागत है दिए गए नंबर पे जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 8750711100, लास्ट में 22 33 44 या 55, किसी पे भी कॉल करके अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। प्री इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है कि हाँ मैं पहुंच रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि आपके लिए सीट ही ना बचे। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के लिए तो निःशुल्क आप सभी को कल मैं बुला रहा हूं। और ये लंबी श्रृंखला है जहां पर हम आपको बताएंगे हिंदू कैसे पढ़ना है, न्यूज़पेपर कैसे तैयार करना है, क्या क्या साल भर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, और मैं स्वयं आपको सिलेबस एनालिसिस कराने जा रहा हूं। और जब आप घुसेंगे, आज जाकर सिलेबस पढ़ डालिए, और जब मैं कल एक एक शब्द के अंदर जाऊंगा तो आपको लगेगा बाप रे बाप, इतनी गहराई इसके अंदर छुपी हुई थी। तो अब सोचना किस बात का है, अब जो है वो हम इस पे चल पड़ते हैं, आगे बढ़ पड़ते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और याद रखिएगा दोस्तों कि आप इसी के साथ गुरुकुल की शुरुआत हो रही है। साथ ही साथ मेरे स्टूडेंट ने कहा कि सर एनसीईआरटी आंदोलन शुरू कर दिए। जी हां, शुरू कर दिया। मैं बहुत लंबे समय बाद वापस पढ़ाने पर आ चुका हूं, और 18 सितंबर 2023 से मैं शुरू कर रहा हूं एनसीईआरटी का बैच। और आज की डेट में 1999 का एक टेस्ट सीरीज फ्री दिया जा रहा है, अगर 30 अगस्त से पहले आप एनसीईआरटी बैच का हिस्सा बनते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, इसके साथ जुड़े रहिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर आप वाकई में आपको लगता है कि हां मुझे मेंटर्स चाहिए, मुझे कोई मेरी हेल्प करे, मुझे पढ़ाई करनी है, एक नंबर अपने फोन में सेव कर लीजिएगा। बड़े ध्यान से सुनिए, सेव कर लीजिएगा 9289704917। ये हमारा निःशुल्क मेंटरशिप कार्यक्रम है, निःशुल्क है। आप अपने टीचर से बात करिए, अपने उनकी काउंसलिंग, आप अपनी समस्या बताइए कि सर पढ़ाई नहीं हो पा रही है, आंसर राइटिंग नहीं हो पा रही है, मन नहीं लग रहा है, शेड्यूल नहीं बन रहा है, नोट्स नहीं बना पाते हैं। निश्चित रूप से आप यहां पर मिल सकते हैं। तो अब आ जाइए, मिस कॉल करना है आपको, सिर्फ यहां पर आप कॉल करेंगे, हमारे पास वो कॉल रजिस्टर हो जाएगी, हमारे मेंटर्स आपको कॉल करेंगे, आपकी समस्या को सुनेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपसे बात होगी, आपको शेड्यूल दिया जाएगा, आपको डे शेड्यूल दिया जाएगा, आप कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। तो अगर आप इस चीज का लाभ उठाना चाहते हो और हमारा ये इनिशिएटिव आपको पसंद आया तो निश्चित रूप से आप लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपकी जो ये चैट्स होती हैं हमें बहुत ताकत देती हैं। तो ये नंबर मैं चाहूंगा कि सभी लोग इस पे मिस्ड कॉल करें। धीरे धीरे हर दिन 20 से 25 लोगों के साथ कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए हम आप तक पहुंच जाएंगे। 9289704917। तो दोस्तों इस महामुहिम में जुड़ने की कोशिश करिए और अपने मेंटर्स को हमेशा अपने साथ रखिए, क्योंकि सही मेंटर अगर आपने चुन लिया, सही गाइडेंस आपने चुन लिया, तो यूपीएससी में सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको पता है कि वैज्ञानिक कोई और थे, लेकिन अगर इसरो के चीफ, चाहे वो पूर्व चीफ रहे हों और चाहे वर्तमान चीफ रहे हो, सब ने मिलकर इसरो को एक गाइडेंस दिया, उन्होंने एक मेंटरशिप दी है। तमाम वैज्ञानिकों ने बेहतरीन काम किया, चाहे वो एसोसिएट डायरेक्टर्स हो, प्रोग्राम हेड हो, इन सब ने जबरदस्त काम किया, अपना अपना योगदान दिया। लेकिन ये सब कुछ इसरो चीफ की अध्यक्षता में हुआ। एक मेंटर हर पल, हर इमोशन में आपका साथ देता है, याद रखिएगा। तो ये नंबर याद रखिएगा और जल्दी जल्दी इस पे मिस्ड कॉल करिए ताकि वो रजिस्टर हो जाए। और आरएफआर आप जानते हैं एक नई क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। श्योर शॉर्ट प्रीलिम्स, जिसको प्रीलिम्स निकालना है, वो आरएफआर बैच का रिवर्स फॉरवर्ड रिवर्स मेथड का हिस्सा बन सकता है। और कल से शुरुआत करते हैं हम लोग गुरुकुल के नए आंदोलन की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राइट तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। आरएफआर की क्लास नहीं हुई आज, क्योंकि आज जो है सुमित सर की पीठ में बहुत ज्यादा दर्द होने की वजह से वो आज क्लास नहीं ले पाए। उनको काफी, उनकी तबीयत खराब है, लेकिन डेफिनेटली वो बाउंस बैक करने वाले व्यक्ति हैं पूरी ताकत के साथ। इसके साथ वो कल जो है वो क्लास नहीं ले पाए थे, आज वो अपने साथ जुड़ चुके हैं, तो बेहतरीन तरीके से वो अपना काम करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मिस्ड कॉल आप करें और जुड़े। स्वागत करता हूं आप सभी का कल के क्लास में। तो कल सिलेबस को अगर समझना है तो ओएएस ओरिएंटेशन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुरुकुल कैंपस में घूम कर जाइए, माहौल देखिए कि दिल्ली से अलग एक ऐसा माहौल जहां पर स्वच्छता, सफाई, पर्यावरण, ये सब का ध्यान रखा गया है। तो निश्चित रूप से आपको मेरे साथ सिलेबस एनालिसिस करने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप जुड़ेंगे। आपको दिए गए नंबर पर कॉल करके अपनी सीट को बुक करना है, समझना है। प्री रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है, निःशुल्क है, लेकिन आपको पूर्व सूचना देना बहुत जरूरी है। राइट तो चलिए
3 स्टेप याद रहेगा। कौन सा? सिलेबस एनालिसिस जरूरी है, पीवाई की यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत जरूरी है, फिर अब जाके आप सही किताब और सही मेंटर चुन पाएंगे। तो ये आपके सशक्त होने की कहानी है, हम हिंदुस्तानियों के सशक्त होने की कहानी है। जय हिंद के साथ मैं अपनी क्लास को यहाँ पर आज विराम देता हूँ और भारत के लिए गर्व के क्षण है। अब मैं बस यही चाहता हूँ कि आपके सपनों का जो चंद्रयान है वो अब लबासना में सही तरीके से लैंड हो, इसलिए उसके लिए आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप शुरुआत सही तरीके से करें। सभी भारतीयों को नमन और देश के वैज्ञानिकों को नमन। जय हिंद, जय भारत।